नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11 जो कि हमारे जीएस पेपर 2 का है। और ये जो टॉपिक है, चूंकि बजट में एलोकेशन भी थोड़ा बड़ा है और चर्चा में भी है, संपादकीय इसमें आए हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्या है प्रश्न? संसदीय समिति की नेबरहुड फर्स्ट पड़ोस प्रथम नीति यानी नेबरहुड फर्स्ट या पड़ोस प्रथम नीति पर दी गई सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि संसदीय समिति के द्वारा जो नेबरहुड फर्स्ट जो पड़ोस नीति है, इसके संदर्भ में है। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा जा सकता है, उसको आप समझ लीजिएगा ताकि आप ये भी समझें कि हम पढ़ रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है अथवा नहीं। अभी पिछली साल संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी इस मुद्दे पर, और उसके पश्चात इस बार बजट में भारत सरकार ने अपना जो एलोकेशन है, हेल्पिंग का जो फंड है पड़ोसी देशों के लिए, उसको बढ़ा भी दिया। तो इन दोनों को अब आप एक साथ देखेंगे तो ये प्रश्न की उपयोगिता समझ में आ जाती है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या ये कहिए कि एक ट्रेंडिंग न्यूज है, ट्रेंडिंग आपका ये प्रश्न है, संभावना है पीसीएस में या यूपीएससी में। देखिए पहले से हम भूमिका में लिखेंगे। भूमिका के बारे में हम अपने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है और इसे करंट के साथ मैंने इसे जोड़ के लिखा हुआ है। बस आपको क्या इसका संक्षेपण करना है, एडिट तो नहीं करेंगे ना, ताकि सबका जो प्रश्न है, प्रश्न का जो उत्तर है वो अलग अलग रहे। यहां देखिए क्या है, अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देना भारत की विदेश नीति का केंद्रीय सिद्धांत रहा है। अब आप समझ सकते हैं, इससे पहले भारत में जो पड़ोसी देश संबंध है, सम्राट अशोक के समय से देख लीजिए, है ना, बिंदुसार के समय से देख लीजिएगा। बिंदुसार ने यानी एंशिएंट में आप देखेंगे तो बिंदुसार ने डायमिकस और बिंदुसार के समय डायमिकस और डायनोसिस आए थे। सीरिया से, मिस्र के साथ हमारे अच्छे खासे संबंध थे, उस वक्त ये हमारे पड़ोसी देश हुआ करते थे। ठीक है, कौटिल्य के सिद्धांत में भी सप्तांग सिद्धांत में एक मंडल सिद्धांत है, वो भी हमारी पड़ोसी नीतियों के बारे में बताता है। तो ये एंशिएंट ऑफ मिडाइवल में ये चीज रही है। मैं हिस्ट्री वाले पार्ट में उसे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसी का जो आईआर जो पार्ट है उसमें कौटिल्य का जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये जो केंद्रीय सिद्धांत है रियलिटी में इस बात को रिप्रेजेंट करता है। केंद्रीय यानी एंशिएंट से लेकर आज तक हमने अपने पड़ोसियों को ज्यादा ध्यान में रखा है और हमने किसी पड़ोसी पर आक्रमण भी नहीं किया। ये भारत का केंद्रीय सिद्धांत है। इस लाइन को लिखने का अर्थ मर्म ये है, भारत के लिए एशिया और विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उपमहाद्वीप में अपने निकटतम क्षेत्र को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से चीन ने अपनी आक्रामकता दिखाई है, भारत को लिए भी एक चुनौती है हिंद महासागर में, अड़ोस पड़ोस में, कि उसके संबंध अच्छे रहें। ये चुनौती हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो गई है, और विशेष करके कहां पर? उपमहाद्वीप में। ठीक है, पड़ोसी प्रथम नीति या नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है, इसकी कल्पना 2008 में की गई थी, जिसमें 5S यानी सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति केंद्रीय 5 तत्व थे, यानी 5S। ठीक है, और अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है, यानी 2024-25 में, तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, उन्होंने रणनीतिक साझेदारों और पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी विकास सहायता योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, और इसमें उन्होंने पैसा भी अलॉट किया हुआ है। यह भारत की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यानी जैसे सेशेल्स के लिए हमने पैसा बढ़ाया है, और अफगानिस्तान को भी हम अब पैसा डोनेट कर रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। श्रीलंका को हमने अभी किया ही है। यह प्रथम पड़ोसी नीति का ही एक अंग है। अब बात करें मेन बॉडी में, संसदीय समिति पर, यानी संसदीय समिति ने 25 जुलाई 2023 को भारत की पड़ोस प्रथम नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये 25 जुलाई की बात है, जस्ट एक साल पहले की बात है। ठीक है, अब भारत की प्रथम पड़ोस नीति पर
क्या ये इसने सिफारिश की थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लें। समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो पीपी चौधरी थे और 25 जुलाई 2023 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कुछ प्राथमिकता वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए ये तैयार की गई थी और इसने कुछ रिपोर्ट दी है। मैंने एज इट उसको शामिल किया है, बस आप अपनी शब्द सीमा के अकॉर्डिंग उसे कम कर लेंगे। लेकिन ये मेरा पूरा टॉपिक समझाने का मकसद ये है ताकि आपको इस टॉपिक पर अच्छी तरह से पकड़ हासिल हो। आतंकवाद और अवैध प्रवास, पहला जो टॉपिक था इसमें वो है आतंकवाद और अवैध प्रवास। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि समिति ने कहा कि पिछले 3 दशकों से भारत को अपने निकटवर्ती पड़ोस से खतरों, तनाव और आतंकवादी हमलों की संभावना का सामना करना पड़ा है। जैसे मतलब सीमा पार आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद है। हमने देखिए पाकिस्तान पर अटैक भी किया था, मतलब स्ट्राइक भी की थी। अब क्या है कि सीमा पार से नशीली दवाएं भेजी जा रही हैं, छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है। ये अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो हमारा देश अभी सामना कर रहा है। तो ये खतरे, जो तनाव है, आतंकवादी हमले हैं, इसकी संभावना का सामना करना पड़ा है। अवैध प्रवास और हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की चुनौतियों से निपटने के लिए सीमाओं पर बेहतर सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता है। समिति ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवास के कारण होने वाले जनसांख्यिकी परिवर्तनों की निगरानी करने की सिफारिश की है। अभी आपने देखा होगा इस लोकसभा चुनाव में जो बांग्लादेश से जो प्रवासी आ रहे हैं हमारे बंगाल में, हमारे देश में, यह चुनावी मुद्दा रहा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यह बात आपको समझने की जरूरत है। तो यह जो अवैध जो प्रवास है, ये जनसांख्यिकी आंकड़ों को तो बदलता है, भारत सरकार पर और हमारे देश पर भी एक एक्स्ट्रा दबाव डालता है, खाद्यान्न से लेकर के, सुविधा से लेकर के। और जब ये लोग अवैध प्रवास करते हैं तो एक समस्या भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या होती है। और बाद में क्या हो, इनको ये जो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, तो फिर वही वो अधिकारों का दावा करने लगते हैं। ये है, तो अवैध प्रवास को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये जो सिफारिश है, ये इसको लिखना आपको अनिवार्य है। आप ऊपर की भूमिका लिखें या नहीं लिखें, यहां से लेकर के ये पूरी लाइन लिखना, मतलब आप अपने आंसर में लिखें, 100% लिखें, क्योंकि इसके बिना ये टॉपिक अधूरा माना जाएगा। चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध, देखो चीन और पाकिस्तान के पहले संबंध है और ये इनके साथ हमारे जो संबंध है व्यक्तिगत रूप से वो सही भी नहीं है, तनावपूर्ण है, या कहिए विश्वसनीय नहीं है। लेकिन इसी पक्ष में आप समझिएगा कि रूस और चीन के जो संबंध है वो ज्यादा मजबूत हुए हैं। ये हमारे लिए खतरे की भी निशानी है, और ये खतरे की निशानी इसका मतलब है कि हमें भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, इसे में क्या कहा है कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध विवादास्पद मुद्दों एक मुख्य चिंता का विषय है। समिति ने आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के साथ बातचीत करने की सिफारिश की है। साथ ही पड़ोसी पहले नीति के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, यह भी समिति ने सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने चाहिए। देखिए, जितने ज्यादा हम वार्तालाप करेंगे, संबंध मजबूत करेंगे, तो वो समझेंगे, ऐसा समिति का मानना है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम वार्तालाप ही बंद करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। तो देखिए, अगर संबंध तोड़ लेंगे या जैसे पाकिस्तान शामिल है, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, तो इससे क्या हमारा पक्ष कमजोर हो जाएगा, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। वो जो वैश्विक मंच पर जहां पाकिस्तान भी है, हम भी है, तो हम उसका ज्यादा अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। उसके आतंकवाद है या भारत विरोधी रुख है, उसको भी बता सकते हैं। और साथ ही जब दो देशों के मध्य आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं, तो जहां निवेश होता है ना, तो फिर जो एक तनाव की स्थिति है वो भी कम होती है, ऐसा माना गया है, ऐसा रणनीतिकार मानते हैं। अब देखिए आगे करें, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में निवेश। देखिए, समिति ने भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में कमी और सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थिर और विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। भारत के
पड़ोसियों के साथ जुड़ाव के लिए सीमा पार सड़कें, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगांव जैसे कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। इसने क्षेत्रीय ढांचे के तहत कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के लिए क्षेत्रीय विकास निधि स्थापित करने की भी जो व्यवहारिकता है उसको पता लगाने की भी सिफारिश की है। साथ ही देखिए उन्होंने कहा कि हमारे जो पड़ोसी राज्य उसके आसपास क्या, उनके जो सीमा के आसपास क्या विकास किया जा सकता है। एक आप समझिए वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है भारत सरकार ने स्टार्ट किया है ताकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके। साथ ही हमने बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई है। जलमार्ग से तो ही है लेकिन रेल मार्ग से भी है, सड़क मार्ग से भी है। और हमने पाकिस्तान के साथ वैसे ही व्यवहार किया था, दोनों के बीच संबंध है। हमने रेल को भी समझौता जो एक्सप्रेस था उसको भी लेके गए और साथ ही हम सड़क मार्ग से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्रयास होते हैं वो तनाव को कम करते हैं। यही इस समिति का उद्देश्य है कि ऐसे प्रयासों को तलाशा जाना चाहिए और क्या हो सकता है या उसके लिए कोई फंड बनाया जाना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता पर समिति ने सिफारिश की है। भारत की ऋण सहायता परियोजनाओं की निगरानी। भारत की अपनी पड़ोसियों को दी गई ऋण सहायता 2014 में 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। समिति ने पाया कि भारत की वैश्विक सॉफ्ट लैंडिंग का 50% हिस्सा उसके पड़ोसियों को जाता है। इसने विदेश मंत्रालय को नियमित निगरानी के माध्यम से ऐसी एलओसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश की है। संयुक्त परियोजना निगरानी समितियां और परिचय तंत्र को मजबूत करके पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। समय सीमा के साथ पूरा करने से एक ये फायदा होता है कि उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा, चेकबुक जो पॉलिसी है चीन की, उसने भारत के लिए चुनौती दी है। वो उन्हें पैसा देता है, कम ऋण पे देता है, लेकिन वो इस तरह से फांस लेता है कि वो जो देश है जो उससे पैसा लेता है, ऋण लेता है, वो उसके चंगुल में फंस जाता है। और इसके एवज में चीन फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कंपनियां और अपने जैसे हम्बन टोटा पर, श्रीलंका के हम्बन टोटा पर अपनी उसने परमाणु पनडुब्बी भी स्टे कर ली थी। भारत ने इसका हालांकि विरोध किया, तो उसका जवाब हमें भी देना पड़ेगा। ठीक है, हमें भी अपनी सहायता राशि बढ़ानी पड़ेगी, उन क्षेत्रों को मजबूत करना पड़ेगा जहां चीन दखल देने जा रहा है। हालांकि हमने किया भी है काफी। अब इसमें देखो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अभी फिलहाल देख ले हल्के से में कि बजट 2024 और 25 में जो मोदी सरकार है उसने विदेश मंत्रालय ने रणनीतिक साझेदारों और पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी विकास सहायता योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है और 4,883 करोड़ रुपए देशों की सहायता के लिए निर्धारित किया है। यानी ये लिखना आपका अनिवार्य है ताकि इस प्रश्न की भूमिका में करंट की भूमिका भी होनी चाहिए। अब देखो, रक्षा और समुद्री सुरक्षा की हम बात करें तो रक्षा सहयोग भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव, म्यांमार, नेपाल जैसे विभिन्न देशों के साथ हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और किए भी जाते हैं। उनका आप जिक्र बना करके, ग्राफ बना करके यहां पर लिख भी सकते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को भारत के विस्तारित पड़ोस में समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल करनी चाहिए। विस्तारित क्षेत्र मतलब है कि हिंद महासागर के तटवर्ती जो भी राष्ट्र हैं उनके साथ है, वो हमारे विस्तारित पड़ोसी है। जैसे आपका अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी तट है, ठीक है, वो वाले देश मोजाम्बिक है, वहां पर है आपका दक्षिण अफ्रीका है, सोमालिया है कीनिया है। साथ ही वहां पर आप देखेंगे तो आपका मेडागास्कर है, सेशेल्स है, ये सब हमारे क्या है, ये विस्तारित पड़ोसी है ना। तो इनके साथ भी हमें द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने चाहिए। हालांकि हमने करना भी स्टार्ट कर दिया है। जब मैं हिंद महासागर की पॉलिसी पढ़ाऊंगा भारत की, तब आपको बहुत डिटेल में ये चीज समझ में आ जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास, देखिए पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उस पर अभी देखो मणिपुर को लेकर अशांति है और वहां भी उग्रवादी समूह कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। तो अगर सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर चाइना उसको बैकडोर से फंडिंग करना स्टार्ट कर दे। अभी ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा कि वो जाकर ऐसी फंडिंग करे, ऐसा भी लिखित प्रमाणों पर ऐसा नहीं है, ना अभी ऐसा कोई साक्ष्य है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तब ये चुनौती है ना। तो इसी के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा विकास होना चाहिए। अब विकास इसलिए भी होना चाहिए कि अगर कोई ट्रेजेडी होती है, आपदा होती है, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी चाहिए। और फिर वहां रहने वाले लोग कैसे तरक्की करेंगे अगर वहां हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट नीति एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। भारत का पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है कई पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास पड़ोस प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिए
अभिन्न अंग है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। समिति ने मंत्रालय को इन दोनों नीतियों के बीच तालमेल बनाए रखने की सिफारिश की है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सकती है। पर्यटन को बढ़ावा की बात करें, देखो हमारे मालदीव से बहुत अच्छे पर्यटक आते हैं, पड़ोसी देशों से पर्यटन के लिए आते हैं और हम भी वहां से जाते हैं। तो पर्यटन को लेकर के भी हम क्या है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के विकास ने, यानी व्यापारिक गतिविधियों से बौद्ध धर्म हमारे पड़ोसी देशों तक फैला। आज वो हमारा सांस्कृतिक एक पहलू है जिसके आधार पर हम पर्यटन कर सकते हैं, अपने यहां बुला सकते हैं। साथ ही हमारे यहां इतनी समृद्ध पर्यटन विरासत है, अगर उसे मोनेटाइज कर लिया जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें रेवेन्यू तो जनरेट होगा, हमारे द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे और सांस्कृतिक विविधता की वजह से हमारी जो पड़ोसी है उनके साथ एकता भी स्थापित होगी। इसे हम सांस्कृतिक उपमहाद्वीपीय एकता भी कह सकते हैं। इस टर्मिनोलॉजी का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुपक्षीय संगठन की बात करें, भारत अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ाव बहुपक्षीय और क्षेत्रीय तंत्रों द्वारा संचालित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार की बात करें, बहुपक्षीय क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल शामिल है, जैसे बिम्स्टेक है, सार्क है ना, आसियान है। इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करके, इनमें प्रत्यक्ष भूमिका निभा करके भी हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए संस्थागत और बहुपक्षीय क्षेत्रीय तंत्रों को मजबूत करने की आवश्यकता है। समिति ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध ढांचे की समय समय पर समीक्षा करने की सिफारिश की है। अब बात करें निष्कर्ष के लिए कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी गतिशील रूप से क्षेत्र के उभरते परिदृश्य को अपनाती है, जो एक समृद्ध दक्षिणी एशियाई भविष्य को आकार देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण एक स्थिर और समृद्ध पड़ोस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के राष्ट्रीय और विदेश नीति लक्ष्यों के अनुरूप है। आप हर एक टॉपिक का एक दो निष्कर्ष, मिनिमम 2, मैक्सिमम तो 4-5 हो सकते हैं, आप लिखकर रख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर पहले से तैयार रखेंगे, प्रश्न आ जाएगा तो उसी की डिमांड के अकॉर्डिंग आप निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। ये बाद में अगर आप सोचेंगे लिखेंगे तो मुझे लगता है ये थोड़ा डेंजर हो सकता है। इसलिए प्रत्येक टॉपिक के आपके पास निष्कर्ष की अलग क्या हो, बुक्स मतलब सॉरी नोट्स होने चाहिए, कॉपी होनी चाहिए जहां आपके निष्कर्ष लिखे होने चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो देखिए, अभी जो मैं बहुत से ऐसे छात्रों को जानता हूं जो सफल हुए हैं और उन्होंने पहले ही निष्कर्ष तैयार करके रखे हुए थे, तो उन्होंने भी कहा सर इससे हमें फायदा मिला है निष्कर्ष लिखने में। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही मैंने बताया कि GS2 का पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है, धीमे धीमे गति चल रहा है, आराम से पूरा करा देंगे। कोर्स है पूरा, मान लीजिएगा मेंस तक आते आते हम डबल बार आपको रिवाइज करा देंगे। और ये प्रश्नों की श्रृंखला है, आप इसको देखिएगा। अब इसी प्रश्न को आप लिख करके मुझे दिखाइएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, और जो कोर्स लेना चाहते हैं बच्चे वो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।